हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक, और पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ TH1 सबसेट इन रेस्पॉन्स टू एक्सोजेनस प्रोटीन। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बता दिया था कि जनरेशन ऑफ TH2 सबसेट इन रेस्पॉन्स टू एक्सोजेनस प्रोटीन सिंपल सी बात है। देखो टी सेल्स के भी टाइप होते हैं, TH1, TH2, ठीक है, और T17 और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये टाइप होते हैं, ठीक है। तुमने TH2 का फॉर्मेशन देख लिया था कि कैसे होता है जब कोई APC एक्सोजेनस प्रोटीन को लेकर आता है, ठीक है। तो वहां पे TH2 बनते हैं और क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पता है तुम्हें क्या करते हैं। TH2 बनते हैं, बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, और वो एंटीबॉडी किसको खत्म करती है, पैथोजन को या एक्सोजेनस प्रोटीन जो भी है, ठीक। अब TH1 क्या करती है एक्सोजेनस प्रोटीन का, वो देखो TH2 का समझ आ गया। TH2 क्या किया था, उसने बी सेल को एक्टिवेट किया था, है ना, एक्टिवेशन में काम लाया था, जिसकी वजह से बी सेल प्लाज्मा सेल बनी थी, एंटीबॉडी, ठीक है। और अब TH1 क्या करेगा वो देखना। देखो पहले तो उसका फॉर्मेशन देख लें, TH1 कैसे बनता है, फिर उसका काम देखेंगे। देखो APC है ये, उसने एंटीजन लेके आया, तो जो TH0 नाइफ सेल थी उसका जो TCR कॉम्प्लेक्स था उससे इंटरेक्शन हुआ MSC2 एक्सोजेनस प्रोटीन फ्रेगमेंट से, जो कि उसने, ठीक है, जिसके जैसे इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ, प्राइमरी स्टिमुलेशन कॉज हुआ, ठीक, जो कि प्राइमरी स्टिमुलेशन मतलब क्या है, सिग्नल गया न्यूक्लियस के पास, पहला सिग्नल। दूसरा क्या हुआ, जो APC का B7 प्रोटीन था और आपका TH0 नाइफ सेल का CD28 प्रोटीन जो था, दोनों आपस में इंटरेक्शन किया, सेकंड सिग्नल गया, उसको तुमने क्या बोला, को स्टिमुलेशन। सिग्नल कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियस के पास। थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, जो APC था उसने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 1, जो कि TH0 नाइफ सेल पे एक्ट किया उसने, इंटरल्यूकिन 1 ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, तीसरा सिग्नल गया न्यूक्लियस के पास। फोर्थ प्रोसेस क्या हुआ, वहाँ से APC ने इंटरल्यूकिन 12 रिलीज किया, जो कि इंटरल्यूकिन 12 क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर। मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर मतलब ये है कि ये TH0 नाइफ सेल अब किस में कन्वर्ट होगी, तो TH12 जैसे ही इस पे एक्ट करेगा, सॉरी TH12 में जो इंटरल्यूकिन 12 है, जैसे ही वो TH0 नाइफ सेल पे एक्ट करेगा तो ये जो सेल होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, TH1 सबसेट में। इसका मतलब इंटरल्यूकिन 12 डिसाइडिंग फैक्टर है TH0 सेल का किस में कन्वर्ट होने के लिए, TH1, ठीक। और मैंने तुम्हें ये, और पिछले लेक्चर मैंने ये बताया था इंटरल्यूकिन 4, ठीक है, इंटरल्यूकिन 4 डिसाइडिंग फैक्टर होता है TH0 नाइफ सेल के लिए, किस में कन्वर्ट होने के लिए, TH2 सबसेट। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, किस में, TH2 सबसेट। तो इंटरल्यूकिन 12 जैसे ही एक्ट करेगा तो ये वाली नाइफ सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो एक्ट किया, TH1 सेल में कन्वर्ट हो गई। अब इस TH1 काम क्या है इसका, देखो अब ये रिलीज करेगी इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा, जिससे तुम इंटरफेरॉन गामा को इम्यून इंटरफेरॉन बोलते हो। जो इंटरल्यूकिन 12 होगा वो एक्ट करेगा TH0 नाइफ सेल पे, मतलब जो और बची होंगी TH0 नाइफ सेल वो उस पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से और TH1 सेल बनेंगी, ठीक। इंटरल्यूकिन 12 जो होगा वो क्या होता है, T सेल ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक। जो इंटरफेरॉन गामा या इम्यून इंटरफेरॉन है वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को। देखो मैक्रोफेज तो पहले से ही एक्टिवेट है, लेकिन और ज़्यादा एक्टिवेशन में ले आएगा मैक्रोफेज को, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्रोफेज का काम, मैक्रोफेज की फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा फ्री रेडिकल्स का, ठीक। तीसरा एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा MSC मॉलिक्यूल का। देखो जितना ज़्यादा MSC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा एक्सोजेनस प्रोटीन आपके एक्सप्रेस होंगे, किसको, TH0 नाइफ सेल को, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये होता है, ठीक। अब देखो कुछ मैक्रोफेज तो एक्टिवेट हो गए, ये काम कर रहे थे, कुछ मैक्रोफेज क्या होंगे, कुछ मैक्रोफेज आपके एपिथेलॉइड सेल्स बन जाएंगे। एपिथेलॉइड सेल्स का मतलब हो गया कि वो अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मल्टी न्यूक्लियोटाइड जाइंट सेल बना लेंगे, मतलब आप मैक्रोफेज आपस में फ्यूज हुए और मल्टी न्यूक्लियोटाइड जाइंट सेल बन गए। तो देखो कैसे, देखो ये कुछ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हो गई, ठीक है, जो कि ये वाला काम कर रही थी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल और एक्सप्रेशन ऑफ MSC मॉलिक्यूल, ये काम कर रही थी, ठीक। और कुछ मैक्रोफेज एपिथेलॉइड सेल बन गई, देखो ये वाली, ये एपिथेलॉइड सेल्स हो गई जिनके पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं है। और कुछ मैक्रोफेज आपकी फ्यूज होके जाइंट सेल बना लिया था, देखो ये रहा,
ये बन गया था, बन गया जाइंट सेल पूरा, ठीक। और इनके चारों तरफ एक और सेल होती है जिसको बोलते हैं हम TH1 सबसेट सेल। कौन सी? TH1। तो ये कौन सी सेल हो गई? TH1। ये फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को पूरा क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोमा, ठीक है। और ये कहाँ पर बनता है? जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। तो ये काम होता है TH1 सबसेट का, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है, बस इतना ही था इसका TH1 सबसेट के लिए, ठीक है। तो आगे बस तुम्हारा पास साइटोटॉक्सिक वाला बचा है, ठीक है, और कुछ इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बचा है, और न्यूट्रोफिल वाला, बस, ठीक है। ये 3 लेक्चर बचे हैं, बस 3-4 में खत्म हो जाएगा तुम्हारा इम्यूनिटी अब, ठीक है। यही, और हाँ एक चीज़ तो समझो कि जो TH2 सबसेट होता है, T हेल्पर 2 सबसेट, वो आपका क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो पिछले लेक्चर में तुमने पढ़ी थी, ठीक। वो कौन सी थी? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो TH1 सबसेट प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ध्यान रखना, TH2 सबसेट क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और TH1 सबसेट क्या प्रोवाइड करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इतना समझ आया? ये देखो पिछला ही जो था ना बिल्कुल सेम है, बस क्या फ़र्क आ गया? यहाँ से फ़र्क आ गया, इंटरल्यूकिन 12, वहाँ पे क्या था? इंटरल्यूकिन 4, और यहाँ पे फ़र्क आ गया थोड़ा, बस। बाकी तुम्हें बताइए वो उसका TH2 का कैसे कैसे काम है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ गए ना, ये वाला समझ गए ना। इंटरल्यूकिन 12 क्या करेगा? TH0 नाइफ सेल पे एक्ट करेगा जो बची हुई है, ठीक है। फिर और TH1 सेल बनेंगी। इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो T सेल ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ठीक। और क्या बोलना था? हाँ, बैकलॉग कवर करते रहो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल।